जय हिंद दोस्तों। आज आपकी 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ का पहला पार्ट है और यह आपका टिल एग्ज़ाम जारी रहेगा। सीटेट का एग्ज़ाम जो आगामी 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए हमने आपके लिए 1000 प्लस स्पेशल क्वेश्चंस जो हमेशा एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने की संभावनाएं हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। सीटेट एग्ज़ाम जो कि आपको मालूम है कि आपके आने वाले 16 दिसंबर से स्टार्ट है। इसका एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आपको आ जाएगा। यह एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन होना है जो कि जैन तक होंगे, हाफ ऑफ या मिड ऑफ जनवरी तक। अब आगे आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि समय कम है और हमें क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। हमेशा तो याद रखिएगा कि तैयारी अच्छी है आपकी और क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आते हैं। बहुत ही ईजी मतलब हार्ड लेवल नहीं, 1-2 क्वेश्चन बस हार्ड आते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, मतलब कौन से इनमें से एक महत्वपूर्ण विशेषता है। धैर्य और दृढ़ता होगा, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए टीचर की, या पढ़ाने में उत्सुकता होनी चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव आपको देखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, तो इसमें राइट आंसर जो जाएगा वह धैर्य और दृढ़ता है। ऐसा नहीं कि बिना देखिए जब तक वह धैर्य नहीं होगा शिक्षक, वह पढ़ा ही नहीं पाएगा पहली बात, तो आगे तो चीज़ों की बात ही नहीं कर सकते हैं आप। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, धैर्य होना चाहिए उसमें। वह परिस्थितियों के हिसाब से छात्र कैसा बिहेव कर रहा है उसके भी उसको धैर्य रखना है। ऐसा नहीं कि छात्र का बिहेव थोड़ा सा अगर 19-20 होता है तो आप धैर्य खो देंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है, धैर्य और दृढ़ता, राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। मतलब एक अभिभावक को इसमें दिक्कत है, सबसे बेहतरीन जो इसमें तरीका बताया गया वो कौन सा होगा। पहला, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे, यानी सेक्शन, अनुभाग मतलब सेक्शन बदल दे क्या, ऐसा होगा। या फिर अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। थर्ड है, अभिभावकों यानी गार्जियंस को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, यानी बाहर ही निकाल लेना चाहिए। या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना चाहिए। तो इसमें देखिए नेगेटिव है, हम प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत नहीं करेंगे, ना ही अपने बच्चों को विद्यालय से, भाई कितने विद्यालयों से निकालोगे, ठीक है। और प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए, सेक्शन बदलने की बात ही नहीं। हम इस विषय पर हम क्या कर सकते हैं, शिक्षक से बात कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। पहला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है कि पूर्व संक्रियात्मक है, या मूर्त संक्रियात्मक है, या संवेदी प्रेरक अवस्था है। इसमें बात की गई है कि जब बच्चा तार्किक रूप से, यानी तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो राइट आंसर होगा, कौन सी स्टेज ऐसी है जो 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। याद करिए कौन सी स्टेज है। आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे ने बच्चों की विशेषताएं बताई है अवस्थाओं में, कौन सी है, तो वह है आपकी 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी क्या इसमें मतलब तार्किक रूप से थिंकिंग प्रारंभ कर देता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, पहला, या मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या बोझ समझ बढ़ाने की तकनीकी से। जो बोध है समझ बढ़ाने की तकनीकी से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या मन का चित्र बनाने से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना बनाने से। तो मन का चित्रण
मन का चित्रण अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए क्रियोसिटी, क्रियाशीलता से तात्पर्य होगा यहाँ पे जो, तो वो क्या होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यहाँ पर क्या होगा, अनुसंधान से इसका तात्पर्य होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। मतलब प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करके, जाहिर सी बात है ये आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। सेकंड क्या है, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके, देख सकते हैं, होल्ड रखिए। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करके, इसको भी होल्ड रखिए। या क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके, तो इसमें क्या होगा, सबसे सही उचित आंसर क्या है, राइट डी आंसर, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करके। यानी उनकी समस्याओं को, हो सकता है कि एक हमारे टेक्निक से हो सकता है उनको ना समझ में आए, लेकिन हम अलग अलग प्रकार की शिक्षण पद्धतियाँ अपना करके उनको हम समस्याओं को समझा सकते हैं, जिससे वो समस्याएं रिजॉल्व हो जाएं और वो समझ सकें कि क्या बात कही जा रही है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। इनमें से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना है। सेकंड है, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। थर्ड है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग, तो ये तो वैसे ही आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। लक्ष्यों पर बल देना ही नहीं, नेगेटिव तो वो बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव के लिए है। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के विद्यार्थियों का शिक्षण, तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब उनके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, उसको, जो भी उनके अंदर की चीज़ें हैं, उसके लिए उन्हें अवसर उपलब्ध कराना, ताकि वह उसको प्रतिभाग कर सकें और आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। देखिए, अमूर्त तो लिखा है लेकिन तार्किक चिंतन भी लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अमूर्त की जब आप बात करेंगे तो वो 12 एवं ऊपर की आयु की बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ तार्किक पे जोर किया गया है कि विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। इसके लिए राइट आंसर, कभी मैंने इसके पहले भी एक सेम क्वेश्चन था, 7 से 11 वर्षीय होगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना कब समृद्ध होगा, यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, या शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। उसके अलावा कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान देना चाहिए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों का कक्षा में लाया जाए। मतलब जो भी रियल लाइफ है वो उदाहरण प्रयोग किए जाएं। तो यहीं से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा कि जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर किया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बना सके। मतलब रियल लाइफ, जहाँ भी रियल लाइफ की बात आती है वो भी अक्सर सही होता है, रियल लाइफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। कौन सा इसमें, देखिए नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। पहला क्वेश्चन है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी राइट है। थर्ड है कि अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र, देखिए नहीं है ना वहाँ, ये देखिए इसका रिलेशन लगाइए, एकमात्र, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी क्या होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, डी, नेगेटिव है दोनों में, क्योंकि केवल शैक्षणिक संस्थान यानी कॉलेज और विद्यालय, स्कूल ही नहीं है। बच्चे का वैसे ही मैंने आपको बता रखा है कि प्राथमिक विद्यालय जो होता है वो उसका परिवार होता है, उसके माँ बाप होते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए,
या के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य यानी सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। देखिए उसे हमें क्या करना है, उसे हमें बेचारा तो फील करवाना ही नहीं पहली बात तो। डी आंसर गलत हो जाएगा कि छूट मिलनी चाहिए। कक्षा में विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, ये भी हो जाएगा क्योंकि उसके साथ सामान्य व्यवहार होना चाहिए। माता पिता वृत्तों द्वारा उनके दैनिक कार्यों करने में सहायता तो करनी ही नहीं है। देखिए फैसिलिटेटर आप अपना मतलब पूर्णतः सहायता नहीं करेंगे, आप केवल हिंट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी को पूर्ण बता देंगे, चाहे नॉर्मल बच्चा हो, चाहे दृष्टिबाधित हो या कोई भी हो। तो इसमें सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे राइट आंसर जो होगा कि सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। मैंने आपको यही बताया था डी वाले ऑप्शन के साथ ही कि सामान्य रूप से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, और सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना चाहिए, जिसमें मतलब श्रव्य सीढ़ियाँ जिसमें बोला जा रहा हो, बोल के उसमें चीज़ों को समझाया जा रहा हो। निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, कौन सा संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ सामाजिक मनोवैज्ञानिक की बात किया है, जबकि ये आपका शारीरिक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये शारीरिक है और बाकी तीनों क्या है, सामाजिक है। तो यहाँ नहीं पूछा है तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो यानी ये बी आपका राइट आंसर है। वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कौन सा है आपका, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण होगा, जहाँ पे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, या सभागार हो सकता है यानी असेंबली जो होती है, या आपका घर होगा फैमिली, या खेल का मैदान होगा। लेकिन अगर बात किया जाए कक्षा पर्यावरण, तो संज्ञानात्मक की बात है अगर, तो यहाँ पे विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण इसका राइट आंसर होगा, ना कि खेल का मैदान, घर और सभागार है, क्योंकि संज्ञानात्मक की बात की गई है और यहाँ पे विद्यालय भी है, साथ में कक्षा पर्यावरण भी है। तो राइट आंसर आपका क्या है, विद्यार्थियों ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की उसकी समस्याओं का निदान भी किया जाता है कक्षा में, जो कि तो वहाँ पे ये राइट आंसर होगा। डैश मतलब किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कौन सा इनमें से एक है जो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक शिक्षण, कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी, या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। देखिए ये तो पहले नेगेटिव है, और एकदम मतलब अधिक उपस्थिति से इसका कोई लेना देना नहीं है कि अधिक उपस्थिति होगी तो इसका मतलब कि बच्चा ज़्यादा एक्टिव है या ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्या है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, क्योंकि छात्र अपने अधिगम की जो लक्ष्य होते हैं उसको तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वह स्वयं अंदर से अभिप्रेरित होंगे, और जो जितना अभिप्रेरित होता है वो क्वेश्चन भी पूछता है, एक्टिव होता है बंदा क्लास में। और इसीलिए हमें छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह और अधिक से अधिक पढ़ें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, फिर यहाँ पूछा है नहीं है, तो कौन सा है जो नहीं है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो या तो होगा भाई अच्छा संप्रेषण करेगा, तो या तो होगा वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी नहीं है, सही है। अमूर्त रूप से यानी ऐसी चीज़ें, वो जो पियाजे के हिसाब से बात की जाए तो 7 से 11 से ऊपर उठ के 12 या उससे ऊपर के वर्ष में आती है, सामने नहीं भी होंगी लेकिन हाइपोथेटिकल थिंकिंग होगी उसके अंदर। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी अच्छी चीज़ है कि हम नए परिवेश में बच्चा अपने आप को स्वयं समावेशित कर सकता है। या वह जो लंबे समय या लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता, ये नेगेटिव पॉइंट आ गया रटना। आप ये देखिए बहुत सारे सीटेट में क्या है कि आप थे अपनी नॉर्मल थिंकिंग से भी क्वेश्चंस
टैकल कर ले जाएंगे कम से कम 30 में से 20 क्वेश्चन, बाकी 10 में थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह आपकी बुद्धिमान बच्चे की लक्षण को नहीं दर्शाता है, नहीं, और ये रटने की नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। दुनिया के बारे में तो पैवलोव ने बात की है, कि स्किनर ने की, कोलबर्ग ने की, पियाजे ने। बच्चे अपनी समझ को, तो अपनी समझ का सृजन जो करते हैं दुनिया के बारे में, वह इसका मतलब किससे जाता है, इसका श्रेय, तो इसका श्रेय बात किया जाएगा तो वह जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे के अनुसार वो कहते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। राइट आंसर क्या है, जीन पियाजे। आपको इसके अलावा पावलोव, स्किनर और कोलबर्ग के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नेगेटिव पॉइंट, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी नहीं होगा आंसर। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिल सकती है, होल्ड रखिए इसे। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, तो आप देख रहे हैं राइट आंसर इसमें क्या होगा, सी। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है, कौन सा एक है जो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। तो पहला आंसर है आपका सामाजिक दर्शन, सेकंड है मीडिया मनोविज्ञान, थर्ड है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, और फोर्थ है शिक्षा समाजशास्त्र। तो आप किसकी बात करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की आप बात करते हैं। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है, उनको समझने का प्रयास करता है और उसी अनुसार फिर वह कार्य करता है। टीचिंग मेथड्स उसी के अनुरूप वह ईजाद करता है और उन्हीं को उपयोग करता है। कई टीचिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं इसके लिए अलग अलग प्रकार से, जैसी जैसी क्षमता होती है, जैसे ज़रूरत होती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। भाई अलग कर दिया है तो पहले ही नेगेटिव हो गया। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्यता बनाती है, केवल एक दिशा में सोचेगा तब भी बेकार है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, इसको रखिए पॉजिटिव है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। भाई साहब ये पैना बनाना क्या होता है, पैना बनाती है ये क्या है, तो इसमें राइट क्या है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ये क्या होगा, ये आपका सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित होता है। शिक्षण अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या, करिकुलम शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। पहला मूल्यांकन या प्रक्रिया, थर्ड है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसका राइट आंसर है आपका ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है। उसके अंदर सब कुछ आता है, पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या होती है, करिकुलम, उसके अंदर सब कुछ आता है, जितना भी एक्टिविटीज़ होंगी सब। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में कौन सी खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होगी, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर होगा, या तो सेकंड विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो जाहिर सी बात है निचली कक्षा है तो कहाँ होगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। जो भी पद्धति है आपकी वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही आधारित होगी। सॉरी। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है,
फिर से क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव का नियम, या सीखने की प्रक्रिया का अभिव्यक्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, या सीखने का सादृश्यता का नियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, सीखने का प्रभाव का नियम है, तत्परता के नियम, अभिव्यक्ति नियम या सादृश्यता का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? सादृश्यता का नियम। फोर्थ इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या कहेगा, जो पहले भी अनुभव कर चुका है उसमें के साथ ये क्या करता है कि नए को भी साथ में लाता है। नवीन परिस्थितियाँ या समस्या को जो होता है उपस्थित होने पर मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का भी स्मरण करता है, जो कि वह पहले भी कर चुका होता है। तो यह सादृश्यता का नियम होता है। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यहाँ भी देखिएगा नहीं दिया, ऐसे क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, लोग गलत करते हैं। दूसरों के साथ झगड़ा करना प्रतिभाशाली उसका नियम नहीं है, तो ये देखिए नेगेटिव ये आंसर हो सकता है, इसको रख के चलिए। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये तो पॉजिटिव आंसर नहीं होगा। जिज्ञासा भी पॉजिटिव है, सृजनात्मक विचार भी आपका, तो नहीं ये दोनों मिल रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दूसरे के साथ झगड़ा करना प्रतिभाशाली होने का संकेत कहीं से नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या अन्य समान बच्चों के द्वारा। तो याद करिएगा, हम इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं, उसमें बात होती है हमेशा सामान्य बच्चों के साथ ही हम विशेष बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए। तो इसका पहला है, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना चाहिए। उपाधि तो हम देंगे नहीं किसी भी तरह से, तो पहला इसका ये गलत हो जाता है। सेकंड है, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। देखिए विविध तरीकों, यहीं से क्वेश्चन वैसे सही हो जाता है, लेकिन आगे पढ़ सकते हैं कि प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। भाई साहब छोटा बच्चा है, कितनी तकनीकी भाषा प्रयोग करोगे? अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना हम कभी करते नहीं बच्चों की। तो राइट आंसर उसमें क्या था? बी, जिसमें शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में हम जानकारी देंगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा, या पठन विकार हो जाएगा, या इसके अलावा व्यवहार संबंधी विकार होगा, कि मानसिक विकार। तो मैंने इसका कैलकुलिया बता ही दिया है, तो यह क्या होगा? डिसलेक्सिया आपका पठन विकार से संबंधित होगा। नेक्स्ट है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी, या सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, या नकारात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, और उसको हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ना कि सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ या नकारात्मक। तो अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता, एकीकरण, अंतःक्रिया, या अंतःसंबंध। तो आपको समझ में आ रहा, कभी ना खत्म होगी, यानी निरंतर चलती रहेगी विकास, डेवलपमेंट। देखिए आपकी ग्रोथ जो होती है वो रुकती है, वृद्धि। आप अगर ध्यान देंगे तो आपकी वृद्धि रुकेगी, ना कि डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा, डेवलपमेंट निरंतर चलता रहता है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? यानी इनसाइड थ्योरी की बात की जा रही है। पावलोव, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। और ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसने दिया है। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात करते हैं तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। इसमें आपके कोलर, कोफका ये सब आते हैं। ओके। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या किशोरावस्था। किस अवस्था में होते हैं? प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था, या किशोरावस्था। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क
समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था में होते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, एरिक एरिक्सन, पियाजे, स्किनर या कोलबर्ग द्वारा। तो किसने 4 अवस्थाओं के बारे में बात की गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका जीन पियाजे। कौन कौन सी है? पहली है संवेदी गामक 0 से 2 यानी जन्म से 2 वर्ष तक है। फिर आपकी कौन सी है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, फिर 7 से 11 है जिसमें आपकी मूर्त संक्रियात्मक यानी आप देख कर उसके बारे में चीज़ें। फिर औपचारिक है जो आपकी 12 से आगे है 18 वर्ष। ओके, तो ये आपका था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और लाभ उठा सकें। सेम क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे इस बार भी सीटेट में। पेपर भले ही लंबा जाएगा इस बार क्योंकि कई दिनों का कई सेट्स बनेंगे और क्वेश्चन रिपीट हमेशा होते आए हैं, हमेशा होंगे, क्योंकि CBSE अपने कभी भी दिए गए सिलेबस से नहीं भटकता है, याद रखिएगा। वह फॉलो ज़रूर करता है नियम को। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।